तो हाँ जी भैया, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक पीएचडी स्टूडेंट का इंटरव्यू जो कि मैंने जूम कॉल पे लिया था। मतलब मेरी क्वालिटी तो बहुत ख़राब है क्योंकि मेरे पास है बाबा आदम के ज़माने का लैपटॉप, ठीक है। बाकी उधर से जो क्वालिटी बहुत अच्छी है, आवाज़ भी अच्छी है, और अगर आप पीएचडी करने की सोच रहे हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो देखो, अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कुछ भी हेल्प चाहिए हो, मतलब कुछ भी अगर क्वेरी हो आपकी, तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। चलो, तो भाई एक बार फिर से आप सब लोगों को स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा शख्स ढूंढ के लाया हूँ। मैंने मास्टर्स कवर कर ली, मैंने बैचलर्स कवर्स कर ली, और आज हम बात करने वाले पीएचडी की। बट मेरे को नाम नहीं पता आपका। हाँ, तो आज हम बात करने वाले पीएचडी स्टूडेंट की। तो ये अपना नाम नहीं बताना चाह रही, बट इनका एक चैनल है यूट्यूब का और इंस्टाग्राम का हैंडल है इनका यूरो थीसिस करके। तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इनका लिंक डाल दूंगा अपने प्रोफाइल में। पहले तो आप ये बताइए कि आप इंडिया में कहाँ से, आपका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड के बारे में, मतलब आपने क्या क्या किया हुआ है। मैं हिमाचल से हूँ और मैंने बैचलर्स की है प्लांट बायोलॉजी में और फिर मैंने मास्टर्स की है बायोटेक्नोलॉजी में। और जो पीएचडी मैं कर रही हूँ वो कैंसर रिसर्च में कर रही हूँ। ये थोड़ा बहुत रिलेटेबल है, मतलब आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस या कोर्सेज है। अम, जो मैंने मास्टर्स में किया है वो काफी रिलेटेबल है क्योंकि मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी में कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं वो रिलेटेड थे। जो प्रैक्टिकल स्किल्स हमें मास्टर्स में मिले वो मिलर है जो मैं अभी कर रही हूँ। और उसके अलावा मैंने समर इंटर्नशिप्स की है। मेरी मास्टर्स थीसिस में भी मैंने काफी कुछ टेक्निक सीखी है जो मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ। तो मतलब आपने वहाँ पे सिर्फ मतलब ये जितना अभी तक स्टडी की है, तो आपको कोई जॉब एक्सपीरियंस है इंटर्नशिप के अलावा कुछ अलग से एक्सपीरियंस हो इस चीज का, मतलब जो भी आपने कर रहे हो फिलहाल, है आपको कुछ। तो मैंने जो मास्टर्स की थी, मास्टर्स एक्चुअली मेरी कोविड के टाइम हुई है। 6 मंथ्स की थी, मैं 3 मंथ्स तक ही काम कर पाई। लैब अच्छी थी काफी, तो काफी अच्छे साइंटिस्ट थे। मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी से मास्टर्स डिसर्टेशन की थी। वहाँ पे काफी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था नोएडा में, भी कैंसर से रिलेटेड था। ये तो अब बात कर हुई रही कि हूँ। मतलब इंसान इतना पढ़ने के बाद बीतता है, मतलब बैचलर्स करने के बाद या फिर मास्टर्स, उसके बाद मन करता है थोड़ा चलो कमा ले, थोड़ा मजे ले ले दुनिया के, मतलब वो सब तो एकदम कैसे प्लान बना ले कि मतलब चलो पीएचडी कर लेते हैं। उससे पहले कुछ और दूसरा थॉट नहीं आया था आपका। नहीं, मेरे को जब मैंने समर इंटर्नशिप की थी, बैंगलोर से रिसर्च की थी, वो भी काफी अच्छी लैब थी। वहां पे मैं स्टेम सेल से रिलेटेड काम करती थी। पर जैसे मैंने बोला ना, आप काफी स्किल्स ऐसे सीख लेते हो जो ट्रांसफरेबल होते हैं, हम्म। तो वो मेरे काफी काम आया। उसके बाद मास्टर्स डिसर्टेशन में तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था रिसर्च करना, तो वहीं से मन बन गया कि नहीं, पीएचडी करनी है एक बार। पैसे नहीं कमाने, मतलब स्टार्टिंग में पहले कुछ करना है, मतलब ऐसा कुछ था मतलब आपका। अ, नहीं, पैसे तो अभी भी कमा ही रहे हैं। अच्छा, यहाँ अच्छा, स्टेप वो चलो बात की बात है वो तो। जी। अच्छा चलो तो ठीक है। चलो हाँ बताइए। जॉब में मिलता था, इतना नहीं मिलता था, पर ये था कि पीएचडी करनी है, फिर शायद अच्छा, एकेडेमिया में चली यहाँ से एक जाओ या क्वेश्चन आया मेरे यूके। दिमाग में कि अगर आप सबको मास्टर्स के बाद एज अ जॉब प्लान करते, तो क्या एक बेसिक क्राइट मतलब सैलरी पैकेज होता है इंडिया में, मतलब अगर आप इंडिया से कंटिन्यू करते तो। अगर आप मास्टर्स के बाद जेआरएफ करते हो तो शायद 30 प्लस। अब मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि रिसेंटली स्टाइपेंड में थोड़ा हाइक भी हुआ है, ओके। पर मैं इतना अवेयर नहीं हूँ उसके बारे में। शायद थर्टी तो प्लस ये थर्टी 30 थाउजेंड कर प्लस सकते हैं। पीएचडी के साथ, मतलब पीएचडी आप कंटिन्यू कर सकते थे इंडिया। हाँ, जब आप अगर आप जेआरएफ कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप साथ ही साथ उसको अपनी पीएचडी की थीसिस में इंक्लूड कर सकते हो। ओके ओके, जब आप मतलब जेआरएफ क्लियर करते हो वो आपका 2 साल तक वैलिड होता है एग्जाम, नेट जेआरएफ जो होता है। तो आप उसके अंदर अंदर पीएचडी में ज्वाइन कर सकते हो। चलो इतनी नॉलेज मुझे नहीं है कौन सा एग्जाम होता है क्या होता है। चलो ठीक है, वहां से इंडिया से निकल के आते हैं। तो आपको जब आपकी ये सब प्रोसेस चल रहा था, मतलब कि आपको जाना था बाहर, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे मे बी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आयरलैंड ही क्यों आपने पीएचडी के लिए चुना। मेरा यूरोप में इंटरेस्ट था, मतलब आयरलैंड स्पेसिफिक नहीं था कि आयरलैंड ही आना है, यूरोप में करना था मुझे। तो जो मेरी अभी लैब है वो काफी रिलेटेड है उस काम से जो मैंने मास्टर्स के बाद मैंने जॉब में किया है। जो मास्टर्स के बाद जो मैंने प्रोजेक्ट किया था शॉर्ट टर्म, मतलब 1.5 ईयर से, वो काफी रिलेटेड था मेरी अभी के पीएचडी वर्क से। तो
मेरे पास काफी स्किल सेट पहले से ही था और वो भी कैंसर बायोलॉजी में ही था, तो फिर मैंने यही लैब चूज की। नहीं वो तो लैब तो मतलब अच्छा, पीएचडी में आप किसी लैब के अंडर कर रही है, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ मतलब कि यहाँ पे भी आप किसी लैब के अंडर है? हाँ, और लैब में कॉलेज? यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क में ये लैब है। वो मेरे पहले ओके। वर्क एक्सपीरियंस के ओके मतलब काफी तो रेलिवेंट है। इसका कुछ क्राइटेरिया होता है मतलब कि कैसे, कि मतलब कि आपका कुछ मार्क्स वगैरह या फिर कुछ कैसे, मतलब आप डिसाइड करते हो कि ये लैब या ये कॉलेज मेरे लिए बेस्ट है, या वो कैसे कॉलेज वाले कैसे डिसाइड करते हैं कि ये बंदा हमारे लिए बेस्ट अगर आप स्टूडेंट के अकॉर्डिंग देखें, जैसे मैं चूज करी थी, तो मैं वही लैब चूज करूंगी जहाँ मेरा रिसर्च इंटरेस्ट है है? और जहाँ से रिलेटेड मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है। और जब लैब चूज करती हैं स्टूडेंट्स, तो मार्क्स उतने ज्यादा मैटर नहीं करते। कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपके 70% है तो आपको फिर नहीं भी लेंगे। कुछ मिनिमम क्राइटेरिया तो होगा ना? क्राइटेरिया वो यूनिवर्सिटी का होता है। कितना? जो वो मुझे नहीं पता, पर जो मतलब मेरे मतलब आपके अच्छे मार्क्स थे मतलब? हाँ, अ, मुझे परसेंटेज याद नहीं है, मेरी शायद 86% तभी तो थे, याद नहीं है एटी आपको, सिक्स क्योंकि परसेंट कम के होती तो फिर आसपास याद थे। होती। चलो तो कोई नहीं। 86% के आसपास थे मेरे। अच्छा अच्छा। तो उसके अलावा वो लोग देखते हैं आपका रिसर्च एक्सपीरियंस, आप का रिसर्च एप्टीट्यूड। जैसे आप में वो स्किल्स हैं, ठीक है, पर आपका वो रिसर्च एप्टीट्यूड है, आपको पता है आप ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो। तो एक दिमाग में होना चाहिए कि आप ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो, ना कि आपको सिर्फ स्किल्स पता है कि ये एक्सपेरिमेंट ऐसे हो रहा है तो ठीक है। आपको पता होना चाहिए आप क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो वो रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना था। तो हाँ, मैं तो मेरा नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन यही था कि जैसे हमारा मास्टर्स में होता आइल्स देते हैं हम, उसके बाद फिर हम कॉलेज को अप्लाई करते हैं, वहां से रिवर्ट आता है। इसका क्या प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस बता दो एक बार, मतलब कि कौन सा एग्जाम है, कैसे देते हैं, कितने रुपए का, मतलब सब कुछ। तो जैसे आप लोगों का होता होगा, आपकी एक सितंबर इनटेक या फिर एक दूसरी कौन सी होती है। जैन होती है अ, और यहाँ पे अप्रैल है। तो मेरी यूनिवर्सिटी में और शायद आयरलैंड में मोस्टली यूनिवर्सिटीज में पीएचडी स्टूडेंट्स आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अप्रैल में किया था, तो मेरी मेरी कोई स्पेसिफिक इनटेक नहीं थी। तो मैंने कैसे अप्लाई किया, मैंने प्रोजेक्ट देखा, एडवर्टाइज देखा, तो मैंने उनको ये कांटेक्ट। सॉरी, ये एडवर्टाइज कहाँ पे देखा? एडवर्टाइज एक वेबसाइट है यूरेक्सिस करके। या आप मेरे को यूरेक्सिस। बाद में टेक्स्ट कर देना ताकि मैं लगा सकूँ डिस्क्रिप्शन में। मैंने मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है इस पे ओके कि ओके, तो उसका लिंक भेज देना मुझे। ठीक हाउ है टू ठीक फाइंड फुली फंडेड पीएचडी। है। उसमें ओके मैंने और भी वेबसाइट्स बताई है और पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे आपको रिजल्ट्स फिल्टर आउट करना है। ओके। तो यूएक्सेस पे मैंने देखा, तो मुझे प्रोजेक्ट काफी अच्छा लगा, काफी यूनिक था। तो मैंने कांटेक्ट किया, मुझे बस अपना सीवी सेंड करना था और एक कवर लेटर सेंड करना था। उसके बाद जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं वो शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए। फिर मैंने इंटरव्यू दिया, तब मैं सिलेक्ट हुई थी। मतलब सिर्फ एक राउंड खाली सीवी एंड द इंटरव्यू? एक आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, एक इंटरव्यू बस। बस। और उसके अलावा मैंने बस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया था, डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट, वो तो ओके। एक हफ्ते में हो गया। वो 4000 समथिंग का है मेरे ख्याल से। हाँ, मैंने आईएलटीएस भी दिया था पर तब तक वो वैलिड नहीं था, तो फिर मैंने डुओलिंगो दे दिया। मतलब उसका आइल्स रिजल्ट भी आपने इसका मतलब दो 2020। तीन साल पहले दिया था? आईएलटीएस मैंने 2020 में दिया था। हाँ वो 2 साल तक वैलिड रहता है वैसा। हम्म। चलो कोई नहीं, तो इसका प्रोसेस यही है कि आपको एडवर्टाइज देखने होते हैं, वहां से आपको पिक करना होता है, और वो सब आपकी वीडियो में होगा, मैं लिंक डाल दूंगा, वो आप देख लेंगे। ठीक है। तो चलो यहाँ आने के बाद फिर आपको जो कॉलेज वगैरह होता है या फिर जो भी आपकी लैब वगैरह है, मतलब आपको अपनी जेब से कितना पैसा लगाना पड़ता है स्टार्टिंग में यहाँ आने? देखो, एक तो मैंने फर्स्ट मंथ की अकोमोडेशन का पे किया था, क्योंकि स्टाइपेंड आपको एक महीने के बाद आना शुरू होता है। ओके। उसके अलावा मैंने फ्लाइट का खुद पे किया था। हाँ। मैंने वीजा फी खुद पे की थी। वीजा फी तो ज्यादा नहीं होती, शायद 12,000। 12,000 वीजा हाँ, वीएफएस का। 12,000 12,000 हमारे टाइम में शायद 8 या 10 थी मेरे ख्याल से, अब बढ़ गया होगा, मतलब यूएसटी बढ़ गया है तो। मैंने शायद 12,000 के करीब पे किया था हम्म। शायद। वीजा फी के अलावा मैंने
और जो फर्स्ट मंथ का थोड़ा बहुत खर्चा होता है, जैसे ग्रोसरी या आपको यहाँ आके कुछ लेना है, मान लो जैकेट्स वगैरह, तो मैं घर से लेकर आई थी सब। वो अच्छा काम किया। तो मैंने अराउंड 2 lakhs। 2 to 3 lakhs खुद पे किया था। मतलब उसके बाद मुझे उसके जरूरत बाद नहीं सब पड़ी। कुछ कॉलेज या लैब जो भी आपका वो स्पॉन्सर करती है? हाँ, इनफैक्ट मेरी ट्यूशन फी 100% कॉलेज ही पे करता है, तो मुझे ट्यूशन फी का कुछ पे नहीं करना पड़ा। ऐसे भी लोग हैं जिनको मतलब 100% नहीं मिलती हो पीएचडी में, ऐसे भी लोग होते हैं? हाँ, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ फंडेड होते हैं। वो खुद ही अपनी पीएचडी का वो ट्यूशन फी भी खुद ही पे करेंगे। उनको ना स्टाइपेंड मिलेगा, तो वो अपना खर्चा खुद ही उठाएंगे। तो फिर उस वो बेटर क्यों है फिर वो मास्टर्स से? मतलब फिर तो वो मास्टर्स करना है क्योंकि छोटा भी होगा टाइम पीरियड और मतलब जल्दी भी जॉब लगने के चांस होते हैं, तो फिर पीएचडी और मास्टर्स में क्यों कंफ्यूज रहते हैं बोलो? पर्सनली मैं रेकमेंड नहीं करती सेल्फ फंडेड पीएचडीज, ओके। क्योंकि पीएचडी बहुत लंबी है। जैसे मास्टर्स हाँ, एक दो कितने साल साल में की है? हो जाए, पीएचडी के लिए आपको कम से कम 3 से 5 साल लगेंगे। 5 साल। तो और ओके। पीएचडी की फीस भी ज्यादा होती है। जैसे मेरी कोर्स की बात करें तो 15,000 यूरोज पर एनम। तो तो इतना मैं अपनी जेब से अभी तो नहीं वो कर सब सकती। आपको कंपनी मतलब कॉलेज स्पॉन्सर करता है हाँ। लिविंग अकोमोडेशन के साथ? नहीं, वो स्टाइपेंड पे करते हैं, तो रेंट तो मैं खुद ही देती हूँ चलो स्टाइपेंड से। स्टाइपेंड बता ही दो, अब इतना क्या सस्पेंस रखे, कितना मिलता है लगभग? तो और भी बातें हैं वो भी करेंगे, लेकिन स्टाइपेंड बता ही दो। तो स्टाइपेंड अभी जो मुझे मिल रहा है वो 18,500 पर एनम है। पर एनम? अ, ठीक है, हाँ, मतलब फिलहाल। अगर लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें तो ठीक है, देखा जाए तो। और मैं फ्लैट में रहती हूँ, तो मेरी तो काफी अच्छी सेविंग्स भी हो जाती है मुझे। आई थिंक डबलिन में जो रहते हैं उनको ओ, थोड़ा प्रॉब्लम होती है। बहुत पर मुश्किल है यहाँ पे। यहाँ पे तो ठीक है। इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर से तो कुछ फंडिंग बॉडीज स्टाइपेंड इंक्रीज कर रही हैं, तो ठीक है, तो ये अच्छा हो आपका जाएगा। पर ईयर बढ़ेगा या सेम ही रहने वाला है 5 साल तक या 6 साल तक? मेरी पीएचडी 4 साल की है, ओके। तो नेक्स्ट ईयर से बढ़ जाएगा। फिलहाल 23 या 24,000 हो जाएगा, तो ठीक है फिर तो एक ऐसे। एवरेज सैलरी हो गई यहाँ पे जो आयरलैंड में मिलती है आपकी। हम्म। चलो बहुत अच्छे। तो अब आपको कितना टाइम हो गया वैसे यहाँ पे भी पीएचडी करते करते? मैं अप्रैल में आई थी, तो अभी ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए आठ हैं। महीने तो मतलब अगर आपको इंडिया का थोड़ा बहुत पता हो कि इंडिया में पीएचडी और यहाँ पे पीएचडी में कितना डिफरेंस और क्या मतलब आप कैसे देखते हो इस चेंजेस को, मतलब कि अगर मैं इंडिया में करती तो ऐसा होता, यहाँ करती तो ऐसा अच्छा हो रहा है, कुछ हम्म। पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दोनों? सबसे देखो, दोनों जगह के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो इंडिया से पीएचडी में सबसे ज्यादा तो है कि आप अपनी फैमिली के पास हो। ये तो। अगर मैं किसी और स्टेट में भी होती तो एटलीस्ट मेरे पास ये होता कि मैं अपनी कंट्री में हूँ, और मैं कभी भी अपने पेरेंट्स के पास जा सकती हूँ। अब बाहर आके मैं कभी भी अपने पेरेंट्स के पास नहीं भाग सकती। तो मुझे प्लान करके चलना पड़ेगा कि हाँ, मुझे अक्टूबर में इंडिया जाना है, तो इस इतने टाइम पहले फ्लाइट्स की टिकट बुक कर लूँ। तो एक वो बड़ी बात है। ऊपर से जैसे खाने की तो बहुत प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा। आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन हूँ। तो बहुत दिक्कत है। बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं भी तो खुद मुझे वेजिटेरियन हूँ, तो हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे लिटरली। बहुत कम, बहुत कम। देखो, इंडिया में आप अगर आपको खाना बनाने नहीं आता है, आप बाहर से टिफिन के लिए कर सकते हो, टिफिन ला सकते हो, या फिर रोज बाहर भी खा सकते हो, वो सस्ता पड़ेगा। यहाँ पे रोज बाहर नहीं खा सकते, खुद ही बनाना पड़ेगा। दोस्त बनाना ज्यादा आसान है नहीं, यहाँ मेरे को पे। लगता है दोस्त यहाँ बनाना आसान है, अगर आपका कम्युनिकेशन उस लेवल का है तो। इतना मेरा मानना है। क्योंकि आयरिश लोग जो होते हैं ना, बड़े थोड़ा कंफर्ट होते हैं, थोड़ा फ्रेंडली नेचर के होते हैं। हाँ, वो तो है। पर जैसे थोड़े इंट्रोवर्ट लोग हैं मेरे टाइप हाँ। के, तो मुझे थोड़ा थोड़ी सी दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, और मेरे लैबमेट्स तो बहुत अच्छे हैं। मैं कुछ भी उनसे हेल्प मांगो तो कोई मना नहीं करता। मुझे लगता है जैसे जो सपोर्टिंग एनवायरनमेंट यहाँ पे, मुझे लगता है लोग काफी सपोर्टिंग और मोटिवेटिंग है। कहीं ना कहीं ये बात मुझे मेरे इंडिया वाले प्रोफेसर्स ने भी बोली थी कि आ, मतलब मैं बुराई नहीं करना चाहती, पर उन्होंने कहा था कि अगर आपको एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट चाहिए पीएचडी के लिए, तो आप बाहर जरूर ट्राई करना। यहाँ पे तो मतलब एक चीज है कि यहाँ पे जैसे आप कुछ नया रिसर्च करते हो तो आपके प्रोफेसर आपका क्रेडिट नहीं खाने, यहाँ नहीं। पे ये है।
नहीं, वो है ना कि सेंस ऑफ कोलैबोरेशन आई थिंक यहाँ ज्यादा है। हम्म, जो लैब्स के आपस में भी कोलैबोरेशन है, वो अच्छा लगा मुझे। जैसे इंडिया में जहाँ मैं पहले काम करती थी, तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं जो सुपरवाइजर्स हैं वो आपस में compete करते हाँ, हैं। ये तो बहुत होता है। कोलैबोरेशन का थोड़ा प्रॉब्लम था वहाँ। ये भी नहीं है कि हर जगह ही ऐसा होगा, पर मुझे यहाँ आके लग रहा है कि शायद इंडिया में थोड़ा बहुत कंपटीशन ज्यादा, वाला बहुत थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं भी जहाँ जॉब करता था वहां पे लगा रहता था कि भाई मैं 5 बजे तक काम, मतलब कुछ कुछ लोग ऐसे थे कि जो छुट्टी हो रही है 5 बजे, वो 6 बजे तक काम कर रहे थे बॉस को दिखाने के लिए, बस कि हाँ भाई मैं काम ज्यादा कर रहा हूँ, बट करता कोई नहीं है। तो वो चीज तो बहुत इससे अलग है। इससे मुझे एक बात याद आई कि यहाँ पे लोग आपको मतलब जज नहीं करेंगे अगर हाँ, आप वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना चाहते हो। और ये सिर्फ शायद इंडिया ही नहीं, जैसे एशियन कल्चर्स में इंक्लूडिंग जापानीज, तो एशियन कल्चर में मेहनत को आप बहुत हाँ, मतलब मेहनत को इम्पोर्टेंस देते हैं। क्या कहते हैं, मेहनत को इम्पोर्टेंस देते हो। तो अगर आप वर्क आवर्स को पुश नहीं कर रहे हो, तब तक लोग सोचेंगे कि आप काम ही नहीं कर रहे काम हो। ही नहीं करते मुझे वो। ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पे लोग आपको एनकरेज करेंगे कि आप सैटरडे संडे काम मत करो। मत करो, और नाइन जहां तक हो सके आप 9 to 5 काम करो और घर जाओ। तो चलो, अभी आपने एक बहुत अच्छा वर्ड चूज किया था, वर्क लाइफ बैलेंस। आपने बताया आपका स्टाइपेंड जो भी है उसको हटा के अभी आप कहीं हम्म, जॉब कर रही हो, पार्ट टाइम वगैरह, छोटी मोटी वगैरह कुछ भी? हम्म, मुझे स्टाइपेंड के साथ तो जरूरत नहीं पड़ रही है, ओके। पर मैं ऐसे ही थोड़ा, वो होता है ना थोड़ा लालच। वो तो तो होना चाहिए, देखो थोड़ा। वो क्योंकि मतलब मैं यूनिवर्सिटी से बाहर तो काम नहीं कर रही, पर पीएचडी स्टूडेंट्स कुछ यूनिवर्सिटी के लिए जॉब कर सकते हैं। जैसे फिलहाल मैं एग्जाम इन्विजिलेशन कर रही हूँ, तो उसमें एक थोड़ा साइड सोर्स ऑफ इनकम हो तो जाता है। उसकी ऐसा अब नहीं है कि इनकम अगर मुझे जरूरत कंफर्टेबल हो तो है। कितना मिल जाता है उसमें? अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, मेरे अभी 12 सेशंस हैं एग्जाम्स के, तो शायद मुझे 400 to 500 मिल जाएगा उसमें। 12 सेशन उस- तो टोटल? हाँ। तो एक एक दिन में कितने घंटे होंगे लगभग? एक सेशन आपका 3 घंटे का होता है। 3 घंटे का, तो अराउंड लाइक 36 400। सो इट्स अराउंड लाइक 11 यूरो समथिंग, मतलब जो हम्म, बेसिक पे है वो मिलेगा आपको। हाँ। ठीक है, तो पर मतलब आप, हाँ बताइए। एग्जाम इन्विजिलेशन के अलावा आप और भी जॉब्स कर सकते हो जो थोड़ा ज्यादा पे करेंगी। अम, जैसे आप प्रैक्टिकल्स डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, उसमें हो सकता है आपको 18 यूरो पर आवर मिल जाए। तो, तो तो मुझे इस सेशन में करनी थी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, मुझे नहीं मिली, तो मैंने एग्जाम इन्विजिलेशन किया। तो उसका क्या मतलब प्रोसेस ऐसा नहीं होता है है कि मतलब? सॉरी। उसका क्या प्रोसेस होता है मतलब, इस जॉब का और दूसरी वाली जो आपने बताई, मतलब कैसे मिलती है इन कॉलेज में? जैसे अ, आपको बस ये पता करना होता है कि कौन कंट्रोल मतलब कौन कोऑर्डिनेटर है। जैसे ओके। एग्जाम के हमारी कोई कोऑर्डिनेटर है, उनको आप ईमेल करो कि मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ इन सुपरवाइजर के अंडर, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ एग्जाम इन्विजिलेशन में या फिर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में। तो वो आपको रिप्लाई करेंगे और आपको बता देंगे कि ये सेशंस अवेलेबल हैं, तो आप उस हिसाब से चूज कर सकते हो। तो आप आउटसाइड कैंपस कोई जॉब नहीं कर सकती, लाइक सेंट्रा या किसी फूड स्टॉल या कहीं भी? कर सकती हूँ। इससे पहले मुझे एक बात बोलनी थी कि ऐसा नहीं है कि मैं साइड जॉब्स के बिना बिल्कुल सरवाइव ही नहीं कर पाऊंगी। मैं कंफर्टेबली रह रही हूँ बिना साइड जॉब्स के भी, पर ये मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम के अपने लिए थोड़े शौक मौज के लिए। थोड़ा थोड़ा समझ गया। लालच। चलो ठीक है, अच्छी बात है। हम एक चीज पूछना भूल गया मैं आपसे कि पीएचडी के लिए कुछ एज क्राइटेरिया होता है मतलब एडमिशन के टाइम पे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे है, क्योंकि हमारी लैब में एक पीएचडी स्टूडेंट है, वो 40 के हो गए हैं इंडिया उनके में भी होता अभी। है? इंडिया में अगर आपको जेआरएफ के साथ पीएचडी करनी है तो आपको 30 से नीचे होना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे अभी मेरिट। आप क्या पूछ रहे थे, सॉरी, मैंने बात चेंज कर दी। मैंने यही पूछा था कि मतलब कोई एज क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए? नहीं, आप पूछ रहे थे सेंट्रा वगैरह में हाँ, जॉब मैं ये कर पूछ सकते। रहा था कि मतलब आउटसाइड कैंपस आप जॉब कर सकते हो नहीं कर सकते? नहीं, हम कर सकते हैं।
जैसे सेम शायद आप लोगों का क्राइटेरिया होता है 40 आवर्स पर वीक 20 पार्ट टाइम hours, और 20 hours. 20 आवर्स As पर a वीक। student, 20 hours, and after the study, it will like 40 hours. हाँ वो सेम है हमारा भी, क्योंकि जो मेरी आईआरपी की स्टैंप है, सॉरी वो क्या होता है जो IRP पासपोर्ट बोल सकते हो वो, आप उसको, GNIB IRP दोनों सेम हाँ चीज है। उसकी स्टैंप जो होती है पासपोर्ट में, उसमें लिखा है कि आप 20 आवर्स पर वीक जो ओके ओके। कोर्स वर्क के टाइम आप कर सकते हो, और 40 आवर्स पर वीक शायद आप हॉलीडेज के टाइम कर तो सकते हो। आपकी पर जॉब, आपकी जॉब और आपकी स्टडी मतलब मेंटेन हो जाती है, मतलब आपका शेड्यूल क्या रहता है पूरे दिन में, कि मतलब कितने घंटे की आपकी लैब होती है और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं मोस्टली? तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं पीएचडी के अलावा यूनिवर्सिटी के बाहर भी जॉब करूं, तो इसलिए हम यूनिवर्सिटी के अंदर ही जॉब्स चूज करते हैं ताकि वो 9 to 5 एरिया में कवर हो जाए, 9 to 5 वर्क आवर्स में कवर हो जाए। ये आप खुद नहीं चाहती मतलब कि मैं थोड़ा अलग से एक्सप्लोर कर लूं चीजों नहीं, मैं बस यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी स्टूडेंट्स को जॉब मिलती है वही करना चाहती को? हूँ। ओके। बल्कि मैं बाकी पीएचडी स्टूडेंट्स को भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप पीएचडी के अलावा जॉब्स ना लें, जो यूनिवर्सिटी आपको जॉब्स प्रोवाइड करती हैं पीएचडी स्टूडेंट्स को वही करें। लाइक कितना टफ होता है, मतलब कि हमारे मास्टर्स में एग्जाम होते हैं, मतलब कि हमें प्रैक्टिकल, हमें असाइनमेंट बनाने होते हैं, फिर जब हमारे एग्जाम होते हैं तो हमें मतलब कुछ रिटर्न भी होते हैं, कुछ असाइनमेंट बेस होते हैं, तो आपके कैसा मॉड्यूल है, मतलब किस तरीके से चलता है सब कुछ? तो जो हमारा कोर्स वर्क है वो हमें 15 क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं। तो या तो आप 5 क्रेडिट्स के 3 कोर्सेज ले सकते हो, या अगर कोई बहुत बड़ा कोर्स है जैसे स्टैटिस्टिक्स है तो आप 10 क्रेडिट्स का वो कोर्स कर सकते हो, और कोई छोटा सब्जेक्ट ले सकते हो 5 क्रेडिट्स का। उसके अलावा हर साल हमारा पीएचडी रिव्यू होता है। जैसे फर्स्ट ईयर्स को जो हमारे डिपार्टमेंट है, हमारे डिपार्टमेंट में है वो फर्स्ट ईयर्स को बस पोस्टर प्रेजेंट करना होता है। तो उसमें आपने फर्स्ट ईयर में जितना भी काम किया है, या फिर आपका जो फ्यूचर फ्यूचर में आप क्या एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हो या क्या प्लान कर रहे हो, वो आपको बताना होता है। और जो सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेजेंटेशन देनी होती है, वही सेम कि आपने पूरे साल में क्या क्या आपके रिजल्ट्स थे, क्या क्या आपने कर लिया है, क्या क्या मॉड्यूल्स आपने लिए हैं, और नेक्स्ट आप क्या करना चाहते हो। तो उसके बेसिस पे एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, वो आपको मतलब वो आपको फीडबैक देंगे। तो फिलहाल मतलब तो पूरा इतना ही है। प्रैक्टिकल है आपका, मतलब देखा जाए तो, हाँ, मतलब रिटर्न कुछ नहीं है? रिटर्न है ना पेपर जो ओके ओके। हमें रिव्यू करने जो आपको पड़ेंगे। थीसिस वगैरह लिखनी होती होगी मतलब? हम्म, ओके ओके मतलब ओके, तब अभी तो नहीं लिख रहे पर फाइनल ईयर में तो करना ही पड़ेगा। और मतलब यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है रिसर्च पेपर का, पर बिना रिसर्च पेपर के आई डोंट थिंक कि पीएचडी का फायदा हाँ है, वो तो क्योंकि फायदा वही नहीं है, आउटपुट है। वो आपको पब्लिश करवानी होगी बाद में, फिर जो भी हो चक्कर है। हाँ, चलो ठीक है, ये तो सब पढ़ाई की बात होगी, थोड़ा बात करते हैं डबलिन, ओ सॉरी आयरलैंड के। आप तो कोर्क में है, बट डबलिन कभी आए हो आप डबलिन? 2 बार आई हूँ। तो कैसा लगा, मतलब एटमोसफियर की, मतलब डबलिन बेस्ट है या कोर्क बेस्ट है? मैं ऐसे डबलिन सिटी सेंटर में तो नहीं आई, 1 2 बार शायद कुछ इवेंट था तो मैं थोड़ा आउटस्कर्ट्स में ही थी। कोई होटल था, हर्बर्ट पार्क होटल करके, वो खुद तो कर वहीं वो सकती थी इवेंट बता। था। तो मैं सिटी सेंटर में एज सच तो नहीं आई, पर मुझे लगता है कॉर्क ज्यादा अच्छा है क्योंकि छोटी सी सिटी है, डबलिन से छोटा है, और इतना क्राउडेड नहीं है। डबलिन मुझे थोड़ा ज्यादा बहुत क्राउडेड बड़ा लगा। है। और मुझे लगता है यहाँ पे रेंट भी कम है तो हाँ शायद रेंट कितना है क्वालिटी ये भी बताइए, प्राइस। तो बात आई है तो। मेरा रेंट 350 यूरोज है ये तो पर मंथ। इन कैंपस होगा? नहीं, ये अभी बाहर 10। रह रहे हो आप? हाँ, और मतलब शेयरिंग या कैसे मतलब? शेयरिंग है। एक हमारे घर में 6 रूम्स हैं, ओके। तो 6 लोग रहते हैं, और 2 बाथरूम्स है, तो मतलब 3 लोगों के लिए एक बहुत दिक्कत बाथरूम। होती होगी, मैं समझ सकता हूँ ये बात। नहीं नहीं, मुझे लगता था होगी पर नहीं, मैनेज हो जाता है। बट लाइक ये रियल सिनेरियो है, मैं मतलब ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, 10 लोग रहते हैं वहां पे, सिर्फ एक बाथरूम भी होता, मतलब ऐसी भी कंडीशन चल रही है हम्म। डब्ल्यू में। नहीं, लकीली मेरे रूममेट्स भी बहुत अच्छे हैं तो मैनेज हो जाता है। तो 300 तो यार बहुत अच्छा है यार। 3 350 370, सॉरी। बिलिंग इंक्लूड है या एक्सक्लूड है ये?
यूटिलिटीज हाँ। यूटिलिटीज एक्सक्लूडेड है, पर वो भी इतना नहीं आता है, जैसे 50 50 टू रूम स्किल सेट। 70 में हो 50। जाता है। 50 और में जो पास बिन होगा। हाँ, बिन की कलेक्शन का है वो हमारी लैंडलेडी पे कर देती है। ओके तो ओके ओके। वो भी मैनेज मतलब अच्छे से मैनेज हो जाता है। अच्छा, तो उसके अलावा फिर यहाँ का टेम्परेचर वेदर वगैरह कैसा लगता है? मतलब कि जब आए थे, जब कैसा फील हो रहा था? अब तो ठंडी बहुत पड़ी थी, बीच में अभी चली गई। तो हमारा 5 मिनट में और होगा, चलिए वाला सेशन कर लेते हैं। हाँ, नहीं, देखो मैं हिमाचल से हूँ तो मुझे आदत है हाँ, थोड़ा मैं तो ठंड भूल की गया। रहने बाकी थोड़ी नहीं, मतलब मुझे इतना ज्यादा भी ठंड नहीं लगता। बल्कि आई थिंक समर्स में तो काफी प्लेजेंट हो जाता है मौसम। हम्म। 25 डिग्रीज, यहाँ के लोगों को वो बहुत गर्म लगता है, पर हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है। बट बाकी हिमाचल में ऐसी विंटर हवा नहीं चलती होगी ना? नहीं, वो डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हो। अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड में रहते हो तो चलेंगी, पर ठीक है, आप लेयरिंग अच्छे से करो, वो मैनेज हो जाता है। बाकी यहाँ पे हीटिंग सिस्टम तो ठीक ही है, हम्म। हर घर में है, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बताओ कि आपका तो अभी एक ही कॉलेज आपने डिस्कस किया था, और कितने कॉलेज, मतलब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हो कितने कॉलेज हैं आइलैंड में टोटल जो ऐसी स्पॉन्सरशिप मतलब वो करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं मतलब पीएचडी के लिए? ऐसा कुछ मालूम हो तो। जो मेरी फंडिंग है वो और यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क के अलावा और 9 कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में है। जैसे कुछ तो नॉर्दर्न आयरलैंड में भी है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बेलफास्ट, आई थिंक अल्स्टर यूनिवर्सिटी, वो भी शायद नॉर्दर्न आयरलैंड में ही है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ गॉलवे और डबलिन यूनिवर्सिटी, डबलिन सिटी डबलिन जीसीसी। यूनिवर्सिटी, ईसीडी, ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, मतलब और बड़े एक और। बड़े 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 कॉलेजों में सब में है मोस्टली मतलब। हाँ, वो हाँ, मतलब सिर्फ एक ही फंडिंग बॉडी नहीं है, आपकी बहुत सारी फंडिंग बॉडीज हो सकती है, जैसे साइंस फाउंडेशन ऑफ आयरलैंड, मतलब मुझे स्टेम पीएचडीज का पता है। साइंस फाउंडेशन ऑफ आयरलैंड, उसके अलावा वो भी थी, चलो कोई नहीं, आप मुझे अपनी वीडियो का लिंक भेज देना, मैं डाल दूंगा, क्योंकि मेरे को भी इतना हाँ। पता नहीं ना पीएचडी के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं बस बेसिक क्वेश्चन उठा रहा हूँ कि हाँ भाई ये जरूरी हो सकता है ऑडियंस के लिए। तो अगर पीएचडी स्टूडेंट का आपको स्टूडेंट स्टैम्प 2 ही मिलता है, कुछ और अलग से मिलता है कुछ? क्या? सॉरी, स्टैम्प मुझे आप सुना। स्टैम्प कौन सा मिलता है आपको? स्टैम्प मुझे टू स्टूडेंट वाला ही मिलता है, स्टूडेंट टू। वाला मतलब कुछ अलग से फैसिलिटी नहीं मिलती मतलब? सेम जो आप लोगों को मिलता है बीएसएमएस वालों को, तो पीएचडी भी स्टूडेंट्स की कैटेगरी में ही आते हैं। ओके ओके ओके। चलो मैंने मोस्टली तो सारा कवर कर ही लिया है। बाकी अब फ्यूचर में मतलब क्या स्कोप है आपका? मतलब अगर आप आयरलैंड में ही रहना चाहते हो, या फिर आप वापस इंडिया, पहले बताओ कि अगर आप इन केस अगर आपको वापस इंडिया जाने का मन कर जाए पीएचडी खत्म होने के बाद, वहाँ क्या स्कोप है और फिर यहाँ का क्या स्कोप, दोनों में थोड़ा कंपैरिजन। तो पहले मैं आपको अपना प्लान बताऊंगी। मेरा प्लान यहाँ रहने का तो नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मैं एक पोस्ट डॉक्टरेट कर सकती हूँ, या फिर मैं थोड़े बहुत टाइम के लिए यहाँ पे रिसर्च एक्सपीरियंस गेन कर सकती हूँ। उसके बाद मैं इंडिया ही वापस जाना चाहती हूँ। ऐसा तो क्यों? अगर मैं वापस फैमिली ओके ओके ओके, मतलब आपके पर्सनल रीजन है। ओके ओके, वो कोई। पर्सनल रीजंस, तो घर जाके मतलब मेरा इंटरेस्ट फिलहाल एकेडेमिया में ही है, तो मैं प्रोफेसर लग सकती हूँ। अ, तो आई थिंक पीएचडी डायरेक्टली एसोसिएट प्रोफेसर लग सकते हैं। और ऐसे ऐसे आपका प्रमोशन, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी लगते हो तो आपका प्रमोशन हो जाता है एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर। और ये पैकेज क्या आप रहता है इन प्रोफाइल्स का इंडिया में? जिन कॉलेजेस, जैसे अगर मैं हिमाचल के कॉलेजेस की बात करूँ, तो एसोसिएट प्रोफेसर्स को 80,000 to 1 लाख स्टार्टिंग सैलरी मिल ही जाती है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स लाते हो, मे बी आई थिंक 1 लाख के अराउंड पर मंथ आपको मिल ही जाता है स्टार्टिंग में। ओके। उसके अलावा आप यहाँ पे रह के या तो एकेडेमिया ज्वाइन कर सकते हो या इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हो। तो एकेडेमिया का यहाँ मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर इंडस्ट्री में तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको 40 to 50,000 पर एनम मिल गया ये था इंडस्ट्री में ही। ये मतलब आपका पीएचडी फ्रेशर मान लूं मैं इसको, 40 to 50 थाउजेंड? हाँ। और जो एक्सपीरियंस होते हैं लाइक 5 ईयर 10 ईयर, उनका क्या स्कोप है लगभग, मतलब आफ्टर पीएचडी और वर्क एक्सपीरियंस के बाद? अ, वो मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ रहने का प्लान ही नहीं है, तो मैंने इतना रिसर्च नहीं किया इस पे।
पर ऑफ मतलब कोर्स आपकी बढ़ेगी, एक्सपीरियंस के साथ आपकी सैलरी तो नहीं, अगर बढ़ेगी। मैं अगर एक अपनी जनरल प्रोफाइल के हिसाब से बताऊं, अगर आप बता रहे हो पीएचडी फ्रेशर की 50,000 है, तो भाई मैं तो मान रहा हूँ 5 साल बाद वो 1-1.5 लाख यूरो आराम से कमा सकता है, जहां तक है। हाँ। हम्म। और यहाँ पे एकेडमिक का बताऊं, अगर आप प्रोफेसर का तो नहीं पता, मैं टीचर्स का पता है। यहाँ पे टीचर्स की सबसे ज्यादा हॉलीडे होती है, मतलब 3 से 4 महीने का हॉलीडे उनकी रिजर्व होती है टीचर्स की, और यहाँ पे हम्म। बहुत कमी है। तो अगर आप प्रोफेसर भी लगते हो, सेम मेरे ख्याल से सेम ही रूल चलेगा उनके लिए भी। तो हाँ। प्रोफेसर का भी यहाँ इतना वो है, बढ़िया हिसाब किताब। इनफैक्ट पीएचडी में भी जैसे आपको हॉलीडेज, जैसे एज अ पीएचडी स्टूडेंट मैं मुझे एटलीस्ट 20 डेज पर ईयर तो मिलेंगे, वो है क्रिसमस ब्रेक से अलग। अब ओके। वो ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं है कि 20 डेज का ही कॉन्ट्रैक्ट है आपका, वो फ्लेक्सिबल हो सकता है, आप थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हो सुपरवाइजर को बोल के। अब मैं ये क्वेश्चन ना अपने हर, जो भी मेरा फीमेल आता है, मतलब मेरे उसमें पॉडकास्ट में या वीडियो में, मैं उससे पूछता हूँ कि आयरलैंड एज अ फीमेल कितना सेफ है? आपके 8 महीने का एक्सपीरियंस थोड़ा बता दो। मैं आयरिश लोगों की बात करूं तो मुझे लगता है आयरिश लोग बहुत वेलकमिंग है, बहुत काइंड है। मतलब मैं अभी तक जितने भी आयरिश लोगों से मिली वो बहुत हेल्पफुल थे। अगर मैंने किसी स्ट्रेंजर से हेल्प मुझे किसी स्ट्रेंजर से हेल्प चाहिए तो वो कभी मना नहीं करते। और अगर मैं और कंट्रीज के यहाँ पे लोगों की बात करूँ, जैसे मेरी रूममेट्स हैं, मेरी रूममेट ब्राजील से है, लाओस से हैं, कुछ आयरिश भी रूममेट्स हैं, तो वो सब अच्छे हैं। मेरी लैब में मोस्टली यूरोपियन ही स्टूडेंट्स हैं, वो भी सब काफी अच्छे हैं। तो बट मैं एज अ सेफ फीमेल। साइड पूछ रहा हूँ, लाइक अगर आप बाहर जाती हो घूमने फिरने, या रात को अगर लेट हो रही हो, तो उस माहौल को थोड़ा बताओ, मतलब उस एनवायरनमेंट। हाँ, तो ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जैसे मैं रिसेंटली गॉलवे से आई थी, मैंने व्लॉग भी बनाया है गॉलवे का, तो ओके। काफ़ी रात हो गई थी मुझे पहुँचते-पहुँचते। तो मुझे हो जाता है कई बार लैब से निकलते-निकलते रात हो जाती है, और आजकल तो वैसे ही बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो मुझे कभी ऐसा अनसेफ फ़ील नहीं हुआ कि मैं घर कैसे जाऊँ या मुझे कोई साथ चाहिए, नहीं, मैं तो अकेले ही, इनफैक्ट मैं अकेले ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। तो मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ कि आयरलैंड अनसेफ है। और कभी जैसे नाइट लाइफ अगर कभी गए हो आप क्लब वगैरह, अगर आप शेयर करना चाहती हो, तो वहां पे जैसे इंडिया में होता है कि कोई भी मिल जाता है कि ज्यादा टची हो रहे हैं वो सब, ऐसा कुछ क्राउड माहौल है यहाँ पे? को जैसे पब वगैरह भी जाते हैं, मैं दोस्तों के साथ जाऊँ या फिर कभी अकेले ही जाऊँ, मतलब मैं ड्रिंक तो नहीं करती, मैं सिर्फ़ पिज़्ज़ा के लिए जाती हूँ पब्स भी। तो मुझे कभी भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि इनफैक्ट अगर ड्रंक लोगों का ग्रुप भी है, तो मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि वो कुछ गंदा बिहेव कर रहे हैं या एक अकेली लड़की को देख के हाँ, कि समझ लो, कोई नहीं, का बस यही फ़ायदा जानना चाह उठा रहा था मैं, हाँ वही। मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ। बाकी इस वीडियो को खत्म करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछ के, कि जो भी पीएचडी के लिए प्लान कर रहा है बंदा यहाँ पे, उसके लिए जी। कुछ टिप्स ट्रिक जो भी आपके पास खजाना है, बता दो सब कुछ। तो पहले तो मैं ये चाहूँगी, अगर आप पीएचडी खासकर अब्रॉड से प्लान कर रहे हो, तो ये बेटर है कि आप काफ़ी जल्दी शुरू कर लो। जैसे मैं बहुत लेट हो गई थी प्लान करने में ही, मास्टर्स के बाद मुझे ध्यान आया कि पीएचडी बाहर से करनी है, तो मुझे 1.5 साल, एटलीस्ट 1.5 साल लग गया अप्लाई करते-करते ही। तो अगर आप कर रहे हो, बैचलर से कर रहे हो, बहुत अच्छा, नहीं तो आप मास्टर से ही प्लानिंग शुरू कर दो, क्योंकि आपको सीवी बनाना होगा, कैसे बनाना है, वो भी वो भी आना चाहिए आपको, सीवी कैसे बनाना है, आपके चैनल कैसे पे आप पड़ा होगा वो सब तो। नहीं, अभी नहीं है। चलो आ जाएगा, कोई नहीं, जब भी तो आपको, मतलब आपके वीडियोस, मतलब चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा मैं, तो वो चीज तो आप अपने चैनल पे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। और उसके अलावा कवर लेटर्स या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, एट लीस्ट आप एक जनरल सा ड्राफ्ट बना के रखो, कि ये ना हो कि आप मास्टर्स खत्म करके शुरू कर रहे हो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्योंकि ये गलती मैंने की थी। तो अगर आप शुरू में ही एक जनरल बना के रखो और हर एप्लीकेशन के हिसाब से मॉडिफाई करो। जनरल एसओपी कभी भी आपको इधर-उधर नहीं भेजना चाहिए, हर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपको मॉडिफाई करना चाहिए। क्योंकि थाउज़ेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आएँगी, वो आपको क्यों सिलेक्ट करें? आप में वो एंथुसियाज़्म दिखना चाहिए ना उस प्रोजेक्ट के लिए। तो सुपरवाइज़र्स यही देखते हैं जब आपका कवर लेटर और सीवी वो
कवर लेटर और सीवी के अकॉर्डिंग जब वो शॉर्टलिस्ट करते हैं। जैसे कॉलेजेस में मास्टर्स में 2 महीने की समर ब्रेक्स होती हैं, उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसे ट्रेनिंग्स होती हैं, आप ट्रेनिंग्स ज्वाइन कर सकते हो। समर रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंडिया में काफ़ी सारे समर रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे मैंने बेंगलोर से किया था, तो वो JNCSR करके एक फेलोशिप होती है, वो कर सकते हो। या ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो इनका चैनल है यूरोथीसिस नाम से, आप वहाँ पे जाके इनको कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप पीएचडी की सोच रहे हो आयरलैंड में, या फिर आप आयरलैंड में होते हुए पीएचडी की सोच रहे हो, तब भी आपकी हेल्प कर देंगी। बाकी मेरी तरफ से तो कंप्लीट, अगर आपकी तरफ से कुछ हो तो बताओ, फिर बंद करते हैं। नहीं, बस मुझे थैंक्स बोलना था अरे कोलैबोरेट थैंक्स की बात है। करने में। कोई नहीं, कोई नहीं, कभी और अच्छा बात लगा। करें, आप बताना कभी कुछ भी, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी फिलहाल के लिए अभी इतना ही करते हैं। अब मुझसे मत पूछना वीडियो कब आई, क्योंकि मैं बहुत आलसी इंसान हूँ। एडिट करके आराम से जब आपसे फोटो मांगू ना थंबनेल के लिए, तब समझ जाना वीडियो आने वाली है। ठीक है। ठीक है, मुझे भी लिंक सेंड कर देना। ठीक है, ठीक है, पक्का। और आप मेरे को बस अपना कंग्रेचुलेशन। यूट्यूब वो उसका, मेरे पे इंस्टाग्राम पे है आपका, यूट्यूब का मेरे को लिंक सेंड कर देना बाकी। हाँ तो जी भैया, कैसी लगी आप सबको वीडियो? माना कि थोड़ा क्वालिटी बेकार थी, क्योंकि जूम कॉल पे मैंने पहली बार ट्राई करा था, ठीक है, मेरे को नहीं आता कैसे करते हैं, अपने को लाइव अच्छा लगता ज़्यादा, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई हो इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि पीएचडी यहाँ पे बहुत ही कम लोग करने आते हैं, बट जो भी करने की सोच रहा है उन लोगों के लिए वीडियो थी। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा, चैनल को लाइक कर देना, अच्छी ना लगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है, किसी और की मदद हो जाएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना।